अगर मेरे से वो टॉपिक मारना मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे तो वो इसलिए पर उनका वो निकल आया बाहर कि वो इसलिए परेशान है कि तू आगे चली गई है, तेरे मार्क्स पहले से बहुत अच्छे आने शुरू हो गए हैं तो वो इसलिए डर गए हैं। चलो मैं अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताना है कि ये वाली कंपनी फिक्स्ड एसेट या फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा लगाएगी या वर्किंग कैपिटल। याद है फिक्स कैपिटल क्या था, वर्किंग कैपिटल क्या था? चलो अमन से शुरू करेंगे। अमन, एक कंपनी ब्रेड बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, वो फिक्स कैपिटल ज्यादा रखेगी वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखेगी, और क्यों? आंसर है गलत, क्योंकि मशीन से बनाती है और ब्रेड जो बिकती है वो कैश में बिकती होगी ना, तो कंज्यूमेबल आइटम है तो कैश तो उसका रहेगा हमेशा। वो स्टॉक ब्रेड स्टॉक करेगी कंपनी? क्या ब्रेड को स्टॉक कर सकते हैं दादा? तो स्टॉक करना ही नहीं तो मेंटेन करना है स्टॉक नहीं, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? कम होगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है स्टॉक करना। जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी उसकी क्या ज्यादा होती है? वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल नहीं, केवल मैन्युफैक्चरिंग को भी ज्यादा करनी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल लेबर वाला था, जरूरी नहीं है, केवल मैन्युफैक्चरिंग को भी ज्यादा रखनी पड़ सकती है, समझ? अब अगर एग्जांपल देता हूँ, कूलर्स, एक कंपनी कूलर बनाती नहीं है, ट्रेडिंग करती कूलर की, कैसे? क्योंकि बहुत स्टॉक करना, सीजनल गुड है, जब सीजन होगा तो स्टॉक क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट देखो तो आता ही नहीं होगा, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अरे अभी तो पढ़ाई नहीं ना, चल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट कंपनी, हाँ, जो अलग अलग बिजनेस B2B गुड्स ट्रांसफर करती है, उसकी फिक्स कैपिटल क्या होगी और वर्किंग कैपिटल क्या होगी? हाई और लो? पहले फिक्स बताओ। फिक्स कैपिटल उसकी जो होगी क्योंकि वो स्टोर करना करते हैं ट्रांसपोर्ट में, जैसे सामान चलता है तो वो अपना स्टोर वर्किंग कैपिटल में तो उनकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो सकती है ट्रांसपोर्ट में। जब तेरे को नहीं पता फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल, क्यों पंगे ले रहा है? वो स्टॉक करने को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। गुड्स क्या होता है? करंट एसेट है कि फिक्स एसेट? गुड्स अपना करंट एसेट, तो करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल में लेके आते हैं। तू बता। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो दूसरों को गुड्स ट्रांसफर करती है वर्किंग कैपिटल क्या होगी? ज्यादा की कम? ज्यादा। और फिक्स कैपिटल? गलत। उनकी फिक्स कैपिटल ज्यादा होगी क्योंकि उनके बहुत सारे ट्रक्स होंगे और ट्रक्स खरीदने के लिए क्या लगेगा? फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट। और वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत है उनको? उनको स्टोर करना है कोई, उनको यहाँ से सामान उठाना वहां भेज देना है और कैश मिल जाएगा हाथ के हाथ। समझ गए हो? एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर की वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों, और फिक्स कैपिटल ज्यादा हो, फिक्स कैपिटल भी ज्यादा होगी, फिक्स कैपिटल ज्यादा होगी, मशीनें लगाएगा वो, बिना मशीन के फर्नीचर बन जाएगा? नहीं। और लेबर क्या? फर्नीचर के लिए स्टॉक भी तो ज्यादा रखना, और वर्किंग कैपिटल के लिए स्टॉक करना, जब तक बिकेगा नहीं उसको करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लगेगा। अब एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर कंपनी मैन्युफैक्चर फर्नीचर और ऑर्डर्स कम होगी, वो ऑर्डर पे बना रहा है, ऑर्डर आएगा बनाएगा भेज देगा, ऑर्डर आएगा बनाएगा, जो ऑर्डर देगा पैसे देगा ना, वो एडवांस देगा नहीं। इसका था सिर्फ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, तेरा था फर्नीचर ऑन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर दिया फर्नीचर बनाओ, तो कोई स्टॉक करना है उसको? नहीं। पहले बना के रखेगा? नहीं। फिक्स कैपिटल कम होगा ना? फिक्स कैपिटल भी कम है, वर्किंग कैपिटल भी कम है, दोनों नहीं चाहिए। ऑर्डर आया, पैसा आया, बनाया, भेजा, खत्म। बड़े सारे दूंगा, चिंता मत करो। क्या लिख रहा है बेटा? वीडियो देख पहले, हिंट उंट नहीं दे रहा मैं। अमन, शुगर कंपनी, कौन सी वाली शुगर? कोई भी शुगर कंपनी जो तू खाता है। सर उसके अंदर
कैसे? उसके अंदर उसको स्टॉक करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होगी, दोनों ज्यादा होगी। हेलो, मेरा ऑर्डर? अच्छा, अच्छा मेरे पास आना है। अच्छा, कहाँ पे हो आप? अच्छा, अरे लोकेश, अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। एक मिनट रुको। खुद ट्राई कर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शुगर, सर बोला तो सही, कैपिटल भी ज्यादा आएगी, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी क्योंकि उधार बेचता होगा, और मशीनरी क्या होंगे? शुगर। शुगर कैसे बनता है? मशीन से शुगर केन से। और शुगर केन कब कब मिलता है? पूरे साल? सिर्फ थोड़े दिन के लिए। तो उसको स्टॉक क्या करना पड़ेगा? शुगर केन ज्यादा, ताकि पूरा साल बना सके। तो स्टॉक ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। और बनता किससे है? सर मैंने सही बोला। यस सर। एक दुकान है, वो सामान खरीदती उधार पे है और बेचती कैश पे है, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। खरीदती उधार पे है, बेचती कैश पे है। ज्यादा होगी क्योंकि वो अपने मटेरियल प्राइस पे बेचते हैं। सर गलत। कम होगी। कम होगी भाई, वो खरीदते उधार पे है पर बेचते कैश पे। जैसे ही बेचा कैश आ गया, पर पीछे क्या देना है? देना है पेमेंट। पीछे उधार पे खरीदा है, मतलब बहुत दिन बाद पैसे देने पड़ेंगे। तो हर वक्त पैसा कहाँ होगा? मेरे पास होगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? सोच। अब एक दुकानदार, एक उसको छोड़, एक ट्रेडर खरीदता कैश पे, बेचता उधार पे है। खरीदता कैश पे, तो इसकी वर्किंग कैपिटल कम होगी, ज्यादा होगा ज्यादा होगी, क्योंकि खरीदा कैश पे, जैसे खरीदा पेमेंट दे दी, पर वो बिकेगा उधार पे और स्लो स्लो बिकेगा। खरीदेगा बल्क में, बिकेगा स्लो स्लो, और वो भी उधार पे। तो पेमेंट तो बहुत दिन बाद आएगी ना। तो आज जो सामान भेजा उसका पैसा बहुत दिन बाद आएगा, पर ये सामान खत्म हो गया। ये मंगाने के लिए क्या चाहिए? कैश। तो बहुत सारा कैश चाहिए, वर्किंग कैपिटल कैश। पहले क्वेश्चन तू खाली स्टॉक देखेगी क्या? मेरे को ना वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट सारे आते हैं। तो जिसने उधार में बेचा उसका डेटर क्या होगा? ज्यादा। तो उसको जब सामान बिक गया, वो और सामान मंगाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? क्या सामान बेच के पैसा आया? उधार हो गया ना। तो और सामान मंगाने के लिए कैश नहीं चाहिए। अब खरीदता उधार पे, बेचता कैश पे। खरीदता उधार पे, वर्किंग कैपिटल कम होगी। कम होगी क्योंकि हमेशा कैश सामने होगा। खरीदता भी कैश पे, बेचता भी कैश पे, तो ज्यादा ही होगी। कम होगी भाई। बेचा कैश आ गया, बेचा कैश आ गया, खरीद लिया पीछे से। समझ रहा है? फिर अगर छोटा सा तो अगर खरीदता भी उधार में, बेचता भी उधार, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी भाई, क्योंकि ये नहीं पता ना कि जो बेचा है वो कब आएगा और जो खरीदा उसको कब देना है। उधार का मतलब बहुत उधार होता है, तो गुड्स खरीदने के लिए पेमेंट चाहिए होती है। समझ गए थोड़ा बहुत? चलो, लास्ट टू लास्ट क्लास जब वीडियो नहीं बनी थी, एक मैंने बात बताई थी, पैसा आता कहाँ से है? दो जगह से। जब तेरे को नहीं पता तो क्यों बोली जा? इक्विटी और बैंक, या तो आएंगे ओन्ड, बोरोड, या बोरोड, इसको क्या बोलते हैं? और इसको इक्विटी। आज हमने यही पढ़ना है। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस स्टार्ट करें। भाई वीडियो ठीक है, देखियो जरा। ये आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? चलो, ओनर्स फंड आप बताओ, कुंवर बताएगा ओनर्स फंड या इक्विटी का मतलब क्या है? दो क्लास बता चुका हूँ है। अरे मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर्स का और मेरा खुद का मिला के सारा पैसा ही है। ये जो लोन लिया, डिवेंचर लेके, लोन लेके वगैरह वगैरह, ये दोनों की डेफिनेशन पढ़ो। पढ़ो। हेलो,
आगे थैंक यू जी। कहाँ जाना है, दुकान पे ही जाना है आपने? हाँ बिल्कुल, टी पॉइंट पे चले जाओ, वहां से लेफ्ट जाओ, हरिनगर डिपो आ जाएगा। मेरे घर वाले घर पे नहीं है, खाना भेजा मेरे लिए है। मैं वहां पहुंच गया हूँ, मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ने को बोला, फर्स्ट में डेफिनेशन कोई डाउट है? कहाँ पढ़ रहा है? सेकंड पॉइंट सोर्सेज, ये पैसा आता कैसे कैसे है? या तो देखो इक्विटी शेयर से आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर से आ रहा है, रिटेन अर्निंग क्या होता है? चले गलत, क्या बोला? हाँ, रिटेन का मतलब बचा हुआ, रुका हुआ, रोक लिया, बचा लिया, सेविंग्स। जो कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर बांटा नहीं गया, कंपनी में रिजर्व कर दिया गया, सेव कर दिया गया ताकि फ्यूचर में काम आए, तो वो फ्यूचर में लगा सकते हैं कंपनी में। तो कंपनी का पैसा कंपनी में लगा सकते हैं, है तो कंपनी का पैसा जो बचा लिया गया था, ओनर्स फंड, ओन फंड, रिटेन। अब जीडीआर, एडीआर, आईडीआर पढ़ाया जाएगा आपको। ये एक तरह से डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, ये ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट है, वो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, ये इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट होती है। क्या होता है ये बताओ? शेयर्स होते हैं भी, मतलब मैंने इंडियन कंपनी की कोई डिपॉजिटरी, किसी गवर्नमेंट की कंपनी की डिपॉजिटरी रिसिप्ट रखी हुई है, तो मैंने उन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने उनको रिसिप्ट दे रखी है, शेयर्स की तरह ही होती है, समझ लो। ठीक है, अब किसी और कंपनी ने मेरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, अब डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? तो शेयर्स फिर बॉन्ड में क्यों लिखे हैं? तो बॉन्ड में क्यों लिखे हैं फिर वो? पब्लिक से उधार लिया है, ठीक है, डिवेंचर के तौर पे। ट्रेड क्रेडिट वगैरह, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ये बिल पेबल वगैरह, क्रेडिटर डेटर वगैरह, उधार पे गुड्स बेचे खरीदे, तो लोन ही होता है। लिखा तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कंपनीज ने आपस में उधार वगैरह लिया दिया हुआ है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, इस वैसे सेम नहीं पर फिर भी चल जाएगा। आप मान लो तेरा अकाउंट कौन से बैंक में है? पापा का आईओबी में। तेरे पास एटीएम कार्ड कौन सा होगा? आईओबी। पर तू क्या आईओबी में लगाता है? कहीं भी लगा सकता है ना। तेरा आईओबी का एटीएम कार्ड है, तूने एचडीएफसी के एटीएम से पैसा निकाल लिया, तो एग्जैक्ट जो कैश है, हार्ड कैश, वो एचडीएफसी का कम हुआ कि आईओबी का? एचडीएफसी का। ऐसे पर पैसे किसके अकाउंट से कटे? तेरे आईओबी के अकाउंट में कटे, पर पैसा कम हो गया एचडीएफसी का। इसका मतलब है कि आईओबी ने एचडीएफसी को पैसा देना होगा, तभी हिसाब बराबर होगा ना। इसको समझ लो। एक बैंक तू है, एक बैंक ये है, मैं तेरे बैंक का क्लाइंट हूं, तो एटीएम कार्ड तेरे बैंक का होगा। एक एटीएम थे, एक बैंक तू एक थे, मैंने तेरा एटीएम यूज ना करके इसका कर लिया, पर कैश कहां से गया? इसके बैंक से, पर माइनस कहां से हुआ? तेरे बैंक से, क्योंकि तेरा क्लाइंट हूं मैं, कार्ड तेरा, अकाउंट तेरे, बैंक में तो अकाउंट ही नहीं है। तो होना क्या चाहिए था कि कैश भी तेरा जाए और माइनस भी तेरा हो। माइनस तेरा हुआ, कैश यहाँ से गया, तो सही कैसे होगा? तू कैश उठा के इसको दे दे, बराबर हो गया सर। तो जाना ही है ना, मैंने निकाला पैसा। जब तेरे बैंक से पैसा मैं निकाल रहा हूँ तो तेरा माइनस होना चाहिए ना। तेरा माइनस भी होगा, कैश भी जाएगा। तेरा माइनस हो, कैश इसका गया, तो किसको कैश पेमेंट कर देगी, तो 2 दिन 1 दिन का टाइम लगेगा। इसलिए तब तक बैंक इसको, तो तेरा बैंक जब तक पेमेंट वापस नहीं करता है, इसको इंटरेस्ट देगा साथ में पर डे का। इसलिए बहुत सारे एटीएम खोले जाते हैं आजकल कि कोई भी यूज कर लो, बैंक आपस में इंटरेस्ट देते रहते हैं दूसरे को, सॉफ्टवेयर होता है उसका, समझ गए? 12th में पढ़ाएंगे डिटेल आपको। तो अब आता तीसरा, टाइम पीरियड। ओनर कैपिटल, जो ये पैसा है, ये कंपनी में कितने टाइम के लिए रहता है? कंपनी की लाइफ टाइम के लिए, गोइंग कंसर्न। जब तक शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया तब तक कंपनी चल रही है, सब निकाल लें कंपनी बंद, ठीक है। लेकिन ये
ये बढ़ता है कम होता रहता है, जब लोन बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, लोन कम हो जाएगा रीपे कर दोगे तो पढ़ो। जैसा अगर इस पर लोग को कोशिश करना है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, पता है हम लोग जैसे कॉमन शेयर्स ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे बीएसई में, तो आप लोग के कौन सा होता है? दोनों, आप जो से मर्जी खरीद सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादातर कंपनी खुद देती है कि उस पर प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं कि इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया जाता है, उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, उसका जो परसेंटेज होगी वो मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कम भी मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है। थर्ड पॉइंट पढ़ा? कोई डाउट? कोई वर्ड कोई तंग कर रहा हो? चलो फोर्थ पॉइंट, रिटर्न। ये जो रिटर्न मिलेगा, इसके रिटर्न को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? ये हम सारे शेयर होल्डर को बांटेंगे। इसके रिटर्न में क्या दोगे? लोन पे क्या देते हैं, डिवेंचर पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ये डिविडेंड पता कब दिया जाएगा? सबसे पहले प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में सबसे पहले ये वाला इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर टैक्स दिया जाएगा, फिर लास्ट में डिविडेंड। इसके बाद भी जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग बच जाएंगी रोक के। समझ गए हो? तो सबसे पहले इंटरेस्ट दिया, फिर टैक्स, फिर डिविडेंड। पढ़ो पॉइंट। प्रॉफिट तो पहले होगा ना, प्रॉफिट में तो बांटोगे सब कुछ, जो बचेगा प्रॉफिट उसमें से बांटोगे सब कुछ। फर्स्ट क्लास में कराया था मैंने। नेट प्रॉफिट यहाँ बचेगा। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको नहीं, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये होता है नेट आफ्टर टैक्स, एनपीएटी। तूने वो सुना है? शेयर शार्क टैंक देखा? एबिटा। ये जो आंसर है ना, एबिटा है। अर्निंग एबिटा क्या होता है? सॉरी, ये वाला आंसर जो ना, ये वाला प्रॉफिट, ये एबिटा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। बिफोर ये पहले है ना, बाद में है। ये ईट होता है, ईट। अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आया? एबिटा ये होता है कि आपका इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड देने से पहले क्या बचा। पूछते हैं एबिटा कितना है, मतलब ये ज्यादा होगा तो ये आराम से दे पाओगे, ये कम होगा तो ये नहीं दे पाओगे। तो पहले किसको दे रहा है सामान? पहले प्रॉफिट किसको मिलेगा? इसको कि इसको? इसको। अच्छा, इसको तो मिलेगा ही मिलेगा, इसको डाउटफुल। अब पढ़ो, अब पढ़ो 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 फोर्थ पॉइंट। नहीं, पहले पढ़ो, हैं? पहले पढ़ो। हाँ बोलो, कोई डाउट? ये लिखा, कुछ और लिखा है कि एक तो मिलेगा ही मिलेगा और पहले ये बाद में है। इसकी प्रेफरेंस पहले। कोई बेटा डाउट है कोई लाइन में? एक बार तू बता पहले। अर्निंग भाई प्रॉफिट, सामान बेच के। जैसे एक बंदे ने लोन वाला साल में करके 10 करोड़ रुपए से कंपनी स्टार्ट करी, उसका प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ रुपए और उसका जो टैक्स इंटरेस्ट उसको जो देता था वो 10 लाख रुपए दे दिया और टैक्स उसने 30% लाख। हाँ हाँ, उसके बाद जो बचा सारा बांट दिया। तो जो डिविडेंड देते उसका पैसा जो अपना सारे शेयर होल्डर्स को नहीं, पहले रिजर्व में रखेगा, बाकी बांटेगा सारा। अगर लिखा होता है मतलब कि कितने परसेंट शेयर लिया उसको उतना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, अगर उतना अमाउंट बचा ही नहीं उतना प्रॉफिट देना तो उतना परसेंट प्रॉफिट देना। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जो प्रॉफिट बचेगा उसका परसेंटेज निकालोगे ना तुम। अरे चाहे यहाँ पे 2 रुपए बचे हो बहुत कम बचा तो उसके 100% टुकड़े कर दो यार। जितना भी कम अमाउंट हो, परसेंटेज सबकी निकल जाती है, उसमें क्या है? पर उतना बचा ही नहीं है कि सबकी परसेंटेज के हिसाब से निकल पाया ना। अरे यार ये पागल है। चाहे जितना मर्जी बचे उसके परसेंटेज करते हैं। तो पैसे कहाँ से लाएगा? ऊपर से देगा? लाने क्यों है? जितने उसके पास है उसी में, वही तो बोल रही हूँ। जितने पैसे ये काट के और यहाँ जो बचा, वही मैं कह रही हूँ। ये जो तुम्हें कैसे पता कितना देना है? परसेंटेज ना, जितने शेयर्स है तो टोटल शेयर्स की परसेंटेज कहाँ तक जाएगी? 100 तक जाएगी ना। तो जो अमाउंट बचा
उसके 5%, 6%, 7% बांटो ना उसमें। उसमें तेको कैसे पता? तेको वो बताया कि 5% मेरा 5 लाख बनता है, ऐसे बोलता है। अगर बचा ही 1000 रुपए है, बचा ही 1000, तो उसका 5% दे दो उसको। 100 बचा मैं कह रहा हूँ, तो 5 रुपए दे दो। आप समझ नहीं रहे। अगर मैं किसी शेयर होल्डर तो मैंने लिया है 2% का शेयर लिया है, उतना बचा ही नहीं है। कितना बचेगा? चाहे 2 रुपए बचा हो, है? बहुत कम। कितना कम बचा है? कम से कम तो 1 रुपए का 2% निकाल नहीं सकते हम? तो फिर 0.02 हो गया, उतना मिलेगा। जब एक अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब 0.0 जितना भी मेरे पास है, अब जैसे इसने भी 1% खरीदा, उसका 0.01 आ जाएगा। 1 रुपए के 100 हिस्से कर दिए ना हमने। हाँ, उसका 2% तेरे को, 1% उसको, 5% उसको, सबको मिलेगा ना परसेंटेज? 5% में सबको मिलेगा भाई। चाहे मिठाई सब में बटेगी, चाहे ज्यादा चाहे कम। कम से कम प्रॉफिट होगा तब भी बटेगा, ज्यादा होगा तब भी बटेगा बेटा। पहले अमाउंट नहीं निकलता, पहले प्रॉफिट निकलता है। उसकी परसेंटेज निकाल के आपको अमाउंट पता लगेगा ना आपको। आप तो सोच रहे हो कि मेरा अमाउंट ज्यादा बनता है, अमाउंट प्रॉफिट कम हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो प्रॉफिट होगा उसके बाद उतना कम अमाउंट होगा ना आपका। ये प्रॉफिट है, ये सब जगह बढ़ जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि तेरा अमाउंट ज्यादा हो और अर्निंग कम हो? ये तो हो ही नहीं सकता। कि मुझे वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिल पा रहा क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा कम है। जितना भी कम होगा उसकी परसेंटेज तो हो ही जाती है। तेरा कोई डाउट? देख, सब डाउट पूछ रहे हैं ना, तेरे को पूछना है, चाहे कैसा भी डाउट हो। नेट प्रॉफिट वही होता है ना जब सारे कट जाते हैं, हमारे टैक्स वगैरह सारा हटा के। ये भी नेट प्रॉफिट है, ये भी नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कंपनी बोलती है कि आपका नेट प्रॉफिट क्या है? वो ये वाला है। नहीं, मतलब बोलते हैं कि अगर आपके सारे एक्सपेंस, फिर वो पूछेगी ना, एक्सपेंस काट के ये एक्सपेंस थोड़ी है। इसके पहले एक्सपेंस काटे हुए हैं। या कोई सैलरी आई है या कोई वेजेस आए? नहीं, वो काट के निकाला है। उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट होगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट के बाद ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ये लास्ट है। ये अकाउंट्स में आएगा, डोंट वरी। 12th तक पूरे बन जाओगे बिजनेसमैन, चिंता मत करो। अगला सिक्योरिटी। कौन सा सिक्योर है? ओनर मेरा खुद का पैसा है, ये तो रिस्की है। ये रिस्की है ना, ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं पे करूंगा मेरी कंपनी ऑक्शन कर देंगे, नीलाम कर देंगे। ये तो मेरा खुद का पैसा भाई, ये तो सेफ ही है। व्हाट इज द डाउट इन योर माइंड? माइंड में डाउट क्या है? माइंड में मेरे को ये नहीं समझा जैसा अगर कंपनी के नाम पे भाई तूने लोन लिया, लोन लेने के लिए क्या मिलता है? कोई मॉर्गेज रखता है? तो जो अगर लोन नहीं पेगा, वो गिरवी नहीं रहे, वो बेच नहीं देगा उसको। कंपनी भी बेटा वो डिपेंड करता है कि लोन कितना बढ़ा दिया तूने। जब तू लोन रीपे नहीं कर रहा, उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर पेनल्टी बढ़ती गई। तो जो तूने अगर अमाउंट जो एसेट रखा है वो कम अमाउंट का है, तो और एसेट एडिशनल कर देते हैं, कोलेटरल। तेरे एसेट्स नीलाम नहीं होंगे तो कंपनी नीलाम तो हो रही है, और क्या हो रहा है? तो रिस्की कौन सा है? सेफ आ गया। कंट्रोल। कंट्रोल मालिक का इस पे ज्यादा है कि इस पे? इस पे कंट्रोल ज्यादा है। मैं डिविडेंड दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। इस पे कंट्रोल करना ही नहीं है, बैंक कंट्रोल करता है। ये पहली क्लास में सब बताया था मैंने आपको, याद है? चलो आगे। वेरियस सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। अब एडीआर, चुप रहो, एडीआर, जीडीआर, प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 6 थे ना? अभी की अभी 3 करके छुट्टी मार लेंगे। फिर आज की छुट्टी नहीं करते। हाँ जी। पहला क्या है? इक्विटी शेयर। बेटा 12th में आपकी पूरी बुक का नाम शेयर के ऊपर है, ये पढ़ोगे वहां ठीक हो जाएगा। 2 किताबें इस पे डिपेंड है, 2 किताबें। पार्टनरशिप की बुक है, एक शेयर्स की बुक है, एक कंपनी अकाउंट्स है, वो कंपनी यही तो होती है। पीएनडी नहीं है, बहुत सारे होते हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात नहीं करनी, टाइम नहीं है। पहला क्या है? इक्विटी शेयर्स। देखो चलो 2 करा देता हूँ, 3 नहीं 2 करा देता हूँ। पहला सोर्स क्या है? इक्विटी शेयर। देखो डेफिनेशन क्या है, हाईलाइट करो। पहले तो लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय द कंपनी। मिला कि ये जो पैसा आएगा कितने टाइम के लिए आएगा? अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी शेयर खरीदते हो, समझ रहे हो, या कंपनी आपको शेयर बेचती है तो आपसे पैसा लेगी, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? कंपनी क्या बोलती है इसको? इश्यू ऑफ शेयर।
कंपनी ने शेयर बेचे, आपने खरीदे, कंपनी को पैसा दिया। कंपनी ने शेयर बेचे, आपसे पैसा लिया, इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर। शेयर कंपनी ने इशू किया, आपने खरीद लिया। अब आपने जो इक्विटी शेयर का बदले पैसा दिया, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, समझ गए? सेकंड डेफिनेशन मार्क करो, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर मैंने 0.1% का भी शेयर खरीदा है तो भी मैं कंपनी का मालिक हूं। क्या हूं? ओनर, ओनर फंड। जितने परसेंट के शेयर लिए हैं उतने परसेंट मालिक हूं। You are like to vote also. And thus capital raised by issue of such share is known as ownership capital और owners fund। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अमन? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है तो कंपनी, आपने पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा चैप्टर 2 में, उसमें क्या बोला था रिक्वायरमेंट कि कंपनी जब सोल प्रोप्राइटरशिप किस में कन्वर्ट हुआ, कंपनी में, या नई कंपनी रजिस्टर करनी है, तो बिना शेयर इशू करे हम कंपनी खोल सकते हैं। आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिना पब्लिक को ऑफर करे शेयर्स हम खरीद सकते हैं, सॉरी कंपनी कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ गए? प्री रिक्वायरमेंट पहले, मतलब पहले रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वायरमेंट। पहले आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे तभी तो कंपनी में कन्वर्ट होगे। सबसे पहले कहाँ जाओगे? रजिस्टर के जाओगे, वहां जाके क्या बोलोगे? ऑथराइज कैपिटल। वहां बोलोगे ना मैं इतने शेयर इशू करने वाला हूँ इतने रुपए के हिसाब से, और इतनी कैपिटल रेस करने वाला हूँ मार्केट से। रेस करोगे, रजिस्टर का फीस दोगे, तो मतलब शेयर पहले आपके पास आ गए। अब इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट फिक्स डिविडेंड, मतलब उनको डिविडेंड फिक्स नहीं मिलता। जितनी कमाई ज्यादा डिविडेंड, कम कमाई तो कम, और अगर लॉस हुआ तो मिलेगा ही नहीं। घर जाओ आराम करो, ठीक है। अगला, दे आर रेफर टू एज रेजिडुअल। रेजिडुअल वर्ड का मतलब, इसको हाईलाइट कर लो। रेजिडुअल क्या होता है? रेजिड्यू का मतलब बचा कुचा। जैसे पेपर जलाया तो रेजिड्यू एशेस होते हैं। पेपर जलाया तो रेजिड्यू क्या होता है? एशेस। कैंडल जलाया तो रेजिड्यू वैक्स। तो ये रेजिडुअल ओनर क्यों बोल रहे हैं? इनको सबसे लास्ट में बचा कुचा डिविडेंड मिल रहा है, देख रहे हो? पहले सारे खर्चे, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स। जो बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो रेजिडुअल ओनर इसलिए बोलते हैं। पढ़ो पॉइंट गरीबों। सेल्फी खींच रही है, ऐसे सेल्फी खींचते हैं बेटा। आंसर पढ़ने को बोला, आंसर देखो, फिर बुली कर देगा कोई ना कोई आपको। रेजिड्यू मतलब लेफ्ट ओवर, बचा कुचा प्रॉफिट। पढ़ो। अगला पॉइंट कौन समझाएगा? मनप्रीत समझाएगा। फुल नींद में आई है। ये जो रिस्क बेयर करती, इनका क्या? हाँ, कनाडा जाएगा ना ये, वहां जाके रिवॉर्ड वहां सीखेगा। कोई बात नहीं, अभी तो इंडिया में है ना, रिवार्ड चलता है। सुनो सुनो, नहीं तूने गलत बताया। और कोई अंगद? रिवॉर्ड है कि जब कंपनी जो है मतलब इसकी इनकम ज्यादा होती है तो फिर जो डिविडेंड बचता है वो उनको मिलता है। पर जैसी कंपनी यहाँ कुछ और बोल रहा है, उनको हाई प्रॉफिट मिलता है ना, यहाँ कुछ और बोला है। रिस्क ये होता है कि अगर ना बचा तो उनको नहीं मिलेगा। कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क ओनर का होता है कि कंपनी घाटे में न चली जाए, कंपनी डूब ना जाए, कंपनी बंद ना हो जाए, कंपनी का दिवालिया, बैंकरप्सी, या कंपनी नीलाम ना हो जाए। तो ये रिस्क किस किस का होगा? खाली मेन ओनर का कि सारे शेयर होल्डर का होगा? तो सारे शेयर होल्डर का रिस्क है। इस रिस्क के बदले उनको डिविडेंड के नाम पे क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड क्यों मिलता है? प्रॉफिट की रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। वो कह रहा है ये रिस्क ये वाले बंदे ले रहे हैं कि ये वाले ले रहे हैं? ये इक्विटी वाले। तो इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए इनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है अकॉर्डिंगली। समझ गए हो? इसलिए प्रॉफिट फिक्स नहीं है, कंपनी ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा। अगला पॉइंट, तो अगली बार देगा, अगली बार देगा, अगली बार देगा, कभी तो प्रॉफिट हो। रिस्क, यही तो रिस्क है। अगला पॉइंट, कुंवर। अगर तूने 3% के शेयर लिए तो तेरी लायबिलिटी भी कितनी होगी? 3% की।
घाटे में तुम कितने भागीदार हो, जितने परसेंट की तुम्हारी शेयर होल्डिंग है। लास्ट अमन, लास्ट चाहे आप 1% के मेंबर हो तब भी आप राइट टू वोट, आपकी बात, आप कंपनी के मालिक हो, आपको वोट यस और नो में या आपकी राय एडवाइस ली जाएगी। आप बोर्ड की मीटिंग में नहीं बैठ सकते, बोर्ड में 6-7 बंदे जो मेन 20% 25% वाले होते हैं वो होते हैं, लेकिन आप भी फिर भी डायरेक्टर तो हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो लेकिन डायरेक्टर तो हो, तो आपकी वोटिंग राइट है। क्या होती है, क्या होती है? Oligarchy क्या होता है? फीचर्स एंड मेरिट्स, क्या था बताओ? मेरे को क्या बताओ? Oligarchy में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ अच्छा, चलाते हैं। दो बॉक्स पढ़ेंगे, बॉक्स जो पैसा इकट्ठा करते हैं इशू ऑफ शेयर से, उसको क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्स को इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या बोलते हैं उसको? शेयर कैपिटल। अब ये कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर दिया, रेट, उसके रेट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या पार वैल्यू। आगे, पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज, और ये इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस हो सकता है। आगे, फीचर्स एंड मेरिट्स, पहला आरजा, कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं होता, क्योंकि अगर ना प्रॉफिट हुआ तो उनको नहीं बचेगा तो देंगे, रेजिडुअल नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। कंपनी के ऊपर कंट्रोल पूरा है, बर्डन है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट हुआ पर तब भी ना दे, कंपनी बोल देगी आपको मेल पे कि कंपनी एक नया प्लांट या नया मशीनरी या नया प्रोजेक्ट लगा रही है, तो इस साल हम आपका डिविडेंड रोक रहे हैं, अगले साल 2 साल का इकट्ठा दे देंगे। हम मान जाएंगे, अरे कंपनी बढ़ेगी हम भी तो बढ़ेंगे, हम मान जाएंगे। तो कंपनी को हमको मना सकती है क्योंकि हम ही कंपनी है, हम मालिक है। हाँ, हमारी वोट है, हम कंपनी को मना सकते हैं। अगर कंपनी का मैं मेजोरिटी होल्डर हूँ 30% का, मेरा ऑफर है कि मेरे को ए प्रोजेक्ट करना है, लेकिन मैक्सिमम वोट बी प्रोजेक्ट के लिए आ गए, मैं ए नहीं कर सकता चाहे मालिक मैं क्यों ना हूं। अगर मैं आ गई मेजोरिटी वोट से। सेकंड पॉइंट, भाई तू हरकीरत पढ़ के समझाओ। और हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना, समझाना है। ये इसके अंदर हाईलाइट करो, एक तो परमानेंट कैपिटल हाईलाइट करो, अंडरलाइन परमानेंट कैपिटल लिखो, लिक्विडेशन को हाईलाइट करो, और एक मेन वर्ड है क्वेश्चन फॉर क्रेडिटर, ये बीक्यू कर दो। अलग से क्वेश्चन आता है कि वाई इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल इज नोन एज क्वेश्चन फॉर क्रेडिटर। बताओ किसको समझ आया पॉइंट? अच्छा होता है, अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता है। क्रेडिटर के लिए क्वेश्चन है, हमारे लिए नहीं है। सर उसको पहले बता क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमने पैसा देना है, कैसे लेना है? जिसको देना है, जिससे लेना है वो डेटर होता है, ठीक है। जिसको देना है, देनदारी, उससे क्या लिया होगा? गुड्स लिया होगा, एसेट्स नहीं लेते बेटा क्रेडिटर से, वेंडर होता है वो। परचेज अगर उधार पे करी है तो बंदा कौन है? मेरा क्रेडिटर। उनको कंपनी की शेयर कैपिटल कुशन कैसे बन गई? अच्छी होती है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो। उनके लिए क्वेश्चन होती नहीं है, उनके लिए क्वेश्चन बन जाती है इन द इवेंट ऑफ, जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं, फिर इनको देते हैं, सबसे पहले इनको देते हैं, सॉरी। ये और लोन और डिबेंचर और क्रेडिटर एक ही बात है। आउटसाइडर लायबिलिटीज सबसे पहले रीपे की जाएंगी, पर वो पैसा का, अगर मान लो, सुनो, कंपनी में लगा हुआ है 10 करोड़ रुपए और कंपनी बंद क्यों हो रही होगी? लॉस में होगी। तो लॉस में अब क्रेडिटर को पैसा कहां से दोगे? प्रॉफिट होगा तभी दोगे ना। तो लॉस हुआ तो नहीं देंगे, पर देंगे। अब कंपनी में लॉस है तो जो इक्विटी वालों का पैसा है उसमें से काट के क्रेडिटर को देना पड़ेगा, उसमें से काट के इनको देना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो
बाकियों को मिलेगा। तो ये भी हो सकता है अगर मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए और उसके शेयर खरीद लिए और कंपनी घाटे में चली गई और वो कंपनी बंद हो गई, तो मेरे को 10 लाख का 10 लाख वापस ना भी मिले, 5-6 लाख मिलके मेरा नुकसान भी हो सकता है। घाटा, कंपनी का घाटा, मेरा घाटा, क्योंकि कंपनी ने मेरा पैसा कहाँ दे दिया? अपने कर्जे चुकाने में दे दिया। और बहुत सारी फेक कंपनी ऐसा करती थी पहले, अब नहीं होता ऐसा। अब सेबी ने गाइडलाइंस सख्त कर दी। मैंने एक फेक कंपनी खोली, सबसे पैसा कलेक्ट किया और दिखा दिया कि मेरा लोन बहुत ज्यादा है, आपका पैसा लोन चुकाने में खत्म हो गया, पैसा मेरे पास ही है। पर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब आपको कंपनी के शेयर इशू करने हैं, पहले सेबी की रेशन चाहिए, सेबी आपको पकड़ लेगा। 100 करोड़ से आपको वैल्यू आपसे वो सेबी लिस्टेड कंपनी में शेयर्स खरीदोगे ना, बाकी तो खरीदोगे नहीं आप। ठीक है, लास्ट पॉइंट अंगद। अच्छा, मैं जब ये समझा रहा हूँ, ये अगला पढ़ रहा था कि मेरे को समझाने के बोलेंगे सर, ये गलत बात है। इट इज वेरी बैड थिंग, वेरी बैड। फंड्स है वो रेज हो सकते हैं फंड्स रेज हो सकते हैं विदाउट चार्जिंग। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका आंसर तूने बताया नहीं सही, मनप्रीत थे। अंगद वेरी बैड। पढ़ो, फिर पढ़ के समझाओ ना, पहले जल्दी क्यों है? लास्ट पढ़ी छुट्टी करो, उसके बाद में तो समझाओ तो सही। मैं समझाऊं? बोलो। इनको एट द टाइम ऑफ जब इनको फंड रेज करने होते हैं, तब इनके एसेट्स किसी भी चार्ज से फ्री होते हैं। जैसे अगर इनको पैसे देने हैं लोन वाले को, तो वो उनके एसेट्स में जा सकते हैं, तो उनके चार्ज लगेगा। आधा सही बोला, पूरा सही बोला है, पर उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। जब मेरे को लोन चाहिए, लोन ऐसे मिल जाता है, बदले में कोई गिरवी रखोगे, मॉर्गेज करोगे, कोई गिरवी रखोगे, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मॉर्गेज करे लोन मिलता है? नहीं मिलता। आप कंपनी में क्या गिरवी रखोगे? अपने एसेट्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जमीन, ये रखोगे ना। क्या ये इक्विटी रेज करने के लिए एसेट गिरवी रखने पड़ते हैं? बेचने पड़ते हैं? नहीं। तो शेयर बेचने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए एसेट बच गए मेरे, तो वो एसेट को मैं गिरवी रख के ये भी खरीद सकता हूं। तो ये खरीदने से ये भी मिल सकता है, पर ये खरीदने के बाद और ये नहीं मिल सकता। इससे शेयर खरीद के, ये शेयर खरीदने के लिए एसेट गिरवी रखने नहीं पड़ते, फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। तो शेयर खरीदने के बाद एसेट बचे हुए हैं, और कैपिटल रेज करने के लिए वही एसेट मैं लोन लेने के लिए गिरवी रख सकता हूं। तो ये इसका फायदा ये है कि पैसा यहां से भी आ गया और एसेट से यहां से भी आ गया, डबल आ सकता है। बैंक खुद गिरवी करेगी ना, बैंक कागज लेगी है, तो लोग कोई कागज मांगेंगे ना, गोल्ड के, लैंड के, बिल्डिंग के रखेंगे अपने पास, ऐसे थोड़ी देंगे तुम्हारे को पैसा। गोल्ड रख लेंगे ना भाई। फिर तो समझ गए हो, अगर इक्विटी में कोई एसेट होता है नहीं, तो एसेट बच गया, वो कहाँ काम आएगा? अब अगली बार नहीं, इक्विटी वाला पूरा लर्न करके आना। इक्विटी वाला पूरा, ऊपर के 5 पॉइंट, नीचे के 3 पॉइंट, बॉक्स फिशिंग मत करना, लर्न। समझ गए हो? बॉक्स तो ओए क्या करके आना है? एक गलत आंसर पे एक स्केल पड़ेगा। जरूरी नहीं मैं ये पूछूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे एग्जाम में आता है ट्विस्टेड, क्योंकि आपसे वही अटेम्प्ट नहीं होता ना ट्विस्टेड क्वेश्चन, तो रट के ये होगे, आंसर यहीं से दोगे, पर क्वेश्चन मैं पूछूंगा अलग तरीके से। बात पकड़ में आ रही है? ये चैप्टर 12th के अकाउंट्स